मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपीएससी फैक्ट्री में। जैसा कि आपने देखा, कल हमने वीडियो बनाया था मुंडा शासन व्यवस्था पर, लेकिन कुछ मित्रों का कमेंट था कि इस वीडियो को थोड़ा और अच्छा बनाएं। लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है, जो आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट रूपेण पढ़ने में समस्या आ रही है, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर दोबारा आपके सामने हाजिर हूं। तो आप फिर से एक बार देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था को देखने के क्रम में सबसे पहले कोशिश हम लोगों को यह करना है कि हम लोगों को समझना है कि मुंडा शासन व्यवस्था का विकास कैसे होगा। तत्पश्चात जाकर हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मित्र, झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। उन 32 प्रकार की जनजातियों में मुंडा एक महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, अब इसी मुंडा के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है, अर्थात इन मुंडाओं में किस तरीके की संस्कृति है, किस तरीके का धार्मिक व्यवस्था है, किस तरीके का राजनीतिक व्यवस्था है, किस तरीके का न्याय व्यवस्था है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आइए हम एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक गांव है और इस गांव का नाम है जतपुरा। ठीक है, अब मुंडाओं के बारे में सर्वविदित है, ये झारखंड के मूल निवासी नहीं, ये दूसरे स्थान से झारखंड में प्रवेश किया है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जतपुरा नामक गांव भी झारखंड का एक गांव है। यहां पे मुंडाओं का कहीं से आगमन होता है। ठीक है, हालांकि आगमन के संबंध में इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि ये दक्षिण पश्चिम भारत से आए, कुछ लोगों का मानना है कि दक्षिण पूर्वी भारत से आए, तो वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये तिब्बत से आए। खैर, हम उस विवाद में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इस टॉपिक पे केंद्रित होना है जिसका नाम है मुंडा शासन व्यवस्था। तो आइए देखते हैं। हम उदाहरण बता रहे थे कि मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक है मान लिया जाए बिरसा मुंडा और एक व्यक्ति है रमेश मुंडा। ये भारत या तिब्बत के किसी कोने से आते हैं और इस जतपुरा गांव में प्लॉट नंबर 1 खरीदता है बिरसा मुंडा। सॉरी, खरीदता नहीं है, साफ करके बनाता है। ठीक है, तो मुंडाओं के द्वारा, वो बिरसा मुंडा हो या रमेश मुंडा हो या कुछ भी हो, मुंडाओं के द्वारा जो जमीन बनाया जाएगा उस जमीन को क्या बोलते हैं? खुटकटी जमीन। इसका ख्याल रखिएगा, एक टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए। एक्चुअली बिरसा मुंडा के द्वारा ए जमीन को बनाया गया और रमेश मुंडा के द्वारा जमीन बी को बनाया गया। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का खुटकटी जमीन कौन है? ए। तो ए जमीन का मालिक कौन है? बिरसा मुंडा। अर्थात जमीन ए का खुटकटीदार कौन है? तो बिरसा मुंडा। जमीन बी का खुटकटीदार कौन है? तो रमेश मुंडा। खुटकटीदार कहने का मतलब जमीन का मालिकाना हक जिसके पास हो। ठीक है, तो दूसरा टर्मिनोलॉजी आपने समझा, खुटकटीदार। अब सवाल आपका ये आता होगा कि खूंट क्या है? खूंट का आशय है परिवार। खूंट का आशय है परिवार, मतलब कि यदि हम बोले कि जतपुरा में प्लॉट ए किस खूंट का है, तो बिरसा खूंट का है। प्लॉट बी किस खूंट का है? तो रमेश खूंट का है। या फिर ये बोले कि ग्राम जतपुरा में किस किस खूंट के लोग रहते हैं, तो हमें बोलना होगा कि बिरसा खूंट और रमेश खूंट के व्यक्ति रहते हैं। यानी आप खूंट समझे, खुटकटीदार समझे और खुटकटी जमीन समझे। अब होगा मित्र क्या कि सपोज दैट जतपुरा में ये दो व्यक्ति आए थे, अभी तक आपने यही देखा, ये दो व्यक्ति आए तो एक गांव बसाए जतपुरा। जतपुरा जैसे ही बसाए, जतपुरा क्या है? खुटकटी ग्राम है। अभी खुटकटी ग्राम में पहले तो दो लोग आए थे, इनके बाल बच्चे बढ़ते चले गए, तो इस गांव में रहना संभव नहीं था, तो ये यहां से अलग अलग गांव में गए। यहां भी गांव बसा लिए, यहां भी बसा लिए। कुछ दिनों के बाद इनके भी बाल बच्चे बढ़े, अब अलग अलग गांव फिर से इन लोग बसा लिए। तो जैसे जैसे गांवों की संख्याएं बढ़ती गई, निश्चित रूप से एक पंचायत व्यवस्था की शुरुआत होगी।
और ये जो पंचायत व्यवस्था की शुरुआत हुई, यही पंचायत व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो गया, मुंडा शासन व्यवस्था के रूप में उभरा। और इसी मुंडा शासन व्यवस्था को हमें पढ़ना है। अब इस मुंडा शासन व्यवस्था में हमें क्या पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कि ग्राम के स्तर पर किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था इनकी थी, उसके ऊपर क्या था और उसके ऊपर क्या था। मान लीजिए एक गांव है यानी विलेज है, उस विलेज का नाम हमने दिया था जतपुरा। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां का एक धार्मिक प्रधान होगा और एक राजनीतिक प्रधान होगा। और ध्यान दीजिएगा कि हर एक गांव में विवादों के निपटारा हो या कुछ भी कार्य हो, उसके लिए एक ग्राम पंचायत होता था, ग्राम पंचायत होता था। जैसे सपोज दैट जतपुरा है, तो जतपुरा का अपना ग्राम पंचायत है, मतलब हर एक गांव का अपना एक ग्राम पंचायत है। और इस ग्राम पंचायत का जो हेड है उसको बोलते थे हातू मुंडा। और ध्यान रखिएगा इस गांव का जो हेड है उसको बोलते थे मुंडा। इस गांव का धार्मिक प्रधान, मतलब धर्म के मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है, इसका प्रमुख व्यक्ति है पाहन। पाहन के सहयोग के लिए जो व्यक्ति है वह है पुजार या पनभरा, ठीक है। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है महतो, वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचना पहुंचाना, ठीक है। आगे देखिए, जो मुंडा है राजनीतिक प्रमुख, ये वंशानुगत पद है, वंशानुगत पद। इसका मुख्य कार्य है राजस्व की वसूली करना, विवादों का निपटारा करना आदि, ठीक है। जो पाहन है इसका कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे ईश्वरीय प्रकोप गांव पे ना पड़े, इसके लिए यह कार्य करता है। तो इस विशिष्ट कार्य हेतु इसे विशिष्ट प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है इन्हें, और उस जमीन के टुकड़ा को बोला जाता है डाली कटारी भूमि। और ध्यान रखिएगा कि जो मुंडा राजस्व की वसूली जमीन वगैरह से करता है, इस जमीन से राजस्व की वसूली नहीं होती। एक निगेटिव पावर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब भूत प्रेत की बाधा को दूर करने के लिए भी पाहन कार्य करता है। उसके लिए बलि वगैरह चढ़ाने की आवश्यकता होती है, उसके लिए खर्च वगैरह मेंटेन की आवश्यकता होगी। इसे उस खर्च वगैरह को मेंटेन करने के लिए एक भूमि का टुकड़ा इसे और दिया जाता है, जिसे बोला जाता है भूत खेता भूमि, ठीक। अब आगे आइए, गांव से ऊपर का जो इकाई है, मतलब कई गांवों को मिलकर जो इकाई बना है उसको सामान्यतः पट्टी कहते हैं। हालांकि पट्टी और पड़ाहा पंचायत में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन यदि पट्टी की बात हो तो समझना है कि गांव से बड़ी इकाई है पट्टी, ठीक। या पड़ाहा पंचायत भी इसे कभी कभी बोला जाता है। और इसका जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं मानकी, और इससे जो बड़ी इकाई है उसको बोला जाता है पड़ाहा। और इसका जो सर्वे सर्वा व्यक्ति है वह है पड़ाहा राजा, या कहीं कहीं आपको पड़ाहा सरदार लिखा मिलेगा। तो जो काम गांव के स्तर पे ना हुआ वो काम मानकी के स्तर से होगा, जो काम मानकी के स्तर से नहीं होगा वो काम राजा के स्तर से होगा। यानी सर्वोच्च इकाई है पड़ाहा, जिसका सर्वोच्च व्यक्ति है राजा। राजा को सहयोग करने के लिए 4-5 प्रकार के व्यक्ति हैं जो राजा को सलाह मशवरा देते हैं और राजा कार्य करता है। वो 5 व्यक्ति कौन हैं जरा देखिएगा। वो 5 व्यक्ति हैं, ठाकुर है, दीवान है, पांडे है, लाल है, करता है सॉरी, और 5वां लाल है। क्या लीजिएगा, ठाकुर जो है ना राजा के बाद सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी है।
दीवान जस्ट लाइक मंत्री है। पांडे जब मीटिंग वगैरह होता है तो उसका कागज पत्र धरने का रखने का काम इसका है। कर्ता जो है वो जस्ट लाइक दारोगा है, और लाल जस्ट लाइक वकील है। ठीक है, ये हो गया इनका हायरार्की। अब इस हायरार्की को आप खत्म कीजिए और इनके बारे में कुछ जानिए। 2-3 शब्द को और समझ लीजिए मुंडा के बारे में। हालांकि मुंडा का अध्ययन हम जब जनजातीय व्यवस्था में करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी जानिए। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है अखड़ा। मुंडाओं का प्रमुख स्थान है अखड़ा। मान लीजिए ये एक गांव है, इस गांव के बीच में या कहीं भी एक स्थान है, यह है अखड़ा। यही अखड़ा में मुंडाओं का युवा गृह होता है, जिसको बोलते हैं गीतियोड़ा। इसी अखड़ा में ग्राम का पंचायत बैठता है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यही अखड़ा है जहां युवक युवतियां आती ही मिलती हैं, बातचीत करती हैं। एक चीज है दूसरा, शासन। शासन मतलब जहां अंत्येष्टि संस्कार होता है मुंडाओं का। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये जमीन का एक टुकड़ा है, यहाँ पे इनका अंत्येष्टि संस्कार होता है, गाड़ते हैं। और मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को यहाँ गाड़ा गया तो उसका अंत्येष्टि स्थल ये होगा, और इसी अंत्येष्टि स्थल पे एक पत्थर रख दिया जाएगा जिसको बोलते हैं शासन दीवी। यानी शासन हम समझ गए, अब हम शासन दीवी भी समझ गए। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी आपको और जानना है, उसको जानिए। वो गांव का मतलब मुंडाओं के गांवों के देवताओं का निवास स्थल है, उसको बोलते हैं सरना। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर दोबारा समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ध्यान रखिए घंटा बटन अवश्य दबाएं, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।